हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके एएलपी और एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एएलपी में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तो पूछा ही जाता है और एनटीपीसी में भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज सीबीटी 2 के लिए रहने वाला है हमारा। द फॉर्मूला फॉर द मिरर इज 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f 1/v। तो बोला गया कि मिरर के लिए जो फॉर्मूला है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v और बराबर 1/f होता है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मिरर के लिए। यहीं पे अगर लेंस का फॉर्मूला होता तो वो हो जाता, यहाँ पे ऑप्शंस में ही नहीं है, लेकिन अगर लेंस के लिए होता, ठीक है, तो वो होता 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन को जो सेकंड पार्ट है इसको पहले कर देंगे और पहले वाले पार्ट को सेकंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। विच व्हाट ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर मतलब पैदा करने वाला, बनाने वाला। ठीक है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स। जैसे प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग जो है प्लांट को खाने वाले या एनिमल्स को खाने वाले हम लोग कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अगला, A natural magnet is an ore of which of the following chemical compound? Iron oxide, iron nitrate, copper oxide, iron hydroxide। नेचुरल मैग्नेट जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, ये किसका केमिकल कंपाउंड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो सकता है, अभी के लिए आपको मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कन्फ्यूजन ये हो सकता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो बना होता है वो आयरन से ही रिलेटेड कोई मटेरियल होता है। अगर कंफर्म नहीं है आप तो आयरन ऑक्साइड भी है, आयरन नाइट्रेट भी है, आयरन हाइड्रोक्साइड भी है। इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में ही फंस सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं वो आयरन ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, जिसको लोड स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन विद द फॉर्मूला Fe3O4। ठीक है, मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला है Fe3O4 है, विच इज़ ए मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड है। देख भी सकते हैं हम लोग, आयरन के साथ ऑक्साइड ऑक्सीजन का मिक्सचर है। ठीक है, तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि किसको लोड स्टोन बोला जाता है, तो मैग्नेट को ही क्या बोला जाता है, लोड स्टोन भी बोला जाता है, मैग्नाइट भी बोला जाता है। ठीक है, अगला, रामू इज वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स बट द रॉक डजंट मूव एट ऑल। द नेट वर्क डन बाय रामू +1 जूल, 0 जूल, -1 जूल या 1000 जूल। कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो बोला गया कि एक रामू जो है एक रॉक को पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जो रॉक है वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, फोर्स आप कितना भी लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट तो 0, तो फोर्स इंटू 0, फोर्स मान लेते हैं 1 न्यूटन लगाए थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एंगल भी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ था, ठीक है, वो होता है एंगल कॉस थीटा। ठीक है, तो एंगल भी ज़रूरी हो जाता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? सोइंग, टेलिंग, रिपिंग, वीडिंग। ठीक है, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, बट ये क्वेश्चन क्लास 6 और 7th में जो है, साइंस के 6 और 7th में ये आपका है कि पहले कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस खेत में जो हम लोग हल जोतते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सोइंग का मतलब होता है बीज छिड़कना, बीज जो छिड़कते हैं हम लोग उसको सोइंग बोलते हैं। ठीक है, वीडिंग मतलब होता है आपका घास फूस को मार देना, है ना, घास फूस को हटाना। टेलिंग, रीपिंग क्या होता है, ये जानेंगे तभी हम लोग सीक्वेंस में सजा पाएंगे। ठीक है,
तो इसका हर एक का मीनिंग समझिए पहले। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सोइंग का मतलब होता है सीड को ज़मीन में डालना, उसको सोइंग बोलते हैं। वीडिंग मैंने कहा जैसे रिमूविंग अनवांटेड प्लांट, जंगल वगैरह को हटाने को वीडिंग बोलते हैं। टेलिंग का मतलब क्या होता है? टिलिंग का मतलब होता है सॉइल को जो तैयार करते हैं, मिट्टी को जो तैयार करके हल जोतते हैं, हल जोत करके जो तैयार करते हैं उसी को टिलिंग बोलते हैं। उसके बाद रीपिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग एंड कटिंग द मेच्योर क्रॉप, मतलब जब फसल पक जाता है तो उसको जो काटते हैं उसी को रीपिंग बोलते हैं। तो अब अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सॉइल को तैयार करेंगे, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें सीड को बोएंगे। सीड को बोने के बाद जो है अनवांटेड घास को रिमूव कराएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसको जब बड़ा हो जाएगा तब काटेंगे उसको, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस 2 1 4 3 हो जाएगा। विच डायोड इज वाइडली यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजर? लाइट ड्राइवर डायोड, टनल डायोड, सोलर डायोड या जीनर डायोड? स्टेबलाइजर के तौर पे कौन सा डायोड यूज होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीनर डायोड। The equivalent resistance of the series combination of R ohm and 5 ohm is 7 ohm. Here R is, ठीक है। R कितना होगा जल्दी बताइएगा आप। ठीक है, तो बोला गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 7 ओम दिया हुआ है, और सीरीज कम्बिनेशन में है पहले वाले का आर ओम बोला है, दूसरे वाले का 5 ओम बोला है। तो पहले वाले जो आर ओम बोला गया था वो किसके बराबर होगा? ठीक है, सिंपली सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7 ओम है मेरे पास, पहले वाले का 5 ओम है, सॉरी दूसरे वाले का 5 ओम है, और इक्विवेलेंट 7 है, तो पहले वाले का कितना हुआ होगा? 2 ओम हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज कम्बिनेशन में R1 + R2 होता है, ठीक है। अगर यहीं पे पैरेलल होता तो क्या करते हैं हम लोग? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + R2, ठीक है, वो इन्वर्स हो जाता है सिर्फ, ठीक है। आगे which factor does not affect the electric power consumed by an electric device? Resistance of the device, voltage applied to the device, frequency of the device या current passing through the device? बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिक पावर पे असर नहीं डालता है, कोई फर्क नहीं डालता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होगा आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर का जो है फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है, तो ये होता है I²RT। फॉर्मूला की बात करें तो ये I²RT, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, ठीक है। एनर्जी एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसी डिवाइडेड पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो होता है पावर। लेकिन अगर फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है I²RT, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं I बराबर होता है V/R, जो ओम्स लॉ वाला फार्मूला था V=IR, वहीं से अगर I निकाले तो V/R। तो पावर का एक और फार्मूला निकल के आता है यहाँ पे V²R इंटू T, ठीक है। तो 2 फार्मूला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज पे देखिए, वोल्टेज पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ठीक है। करंट पासिंग थ्रू, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे सुनिएगा। एक मिनट, ठीक है, पार्सल वाला है, पार्सल ले लेते हैं।
चलिए, होल्ड करने के लिए थैंक यू। ठीक है, पार्सल वाला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बोला गया कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम। तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑडिबल साउंड रेंज होता है उसका रेंज क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इसी को 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सस्पेंशन? सस्पेंशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? A suspension is a heterogeneous mixture. Solid dispersed in gas are called suspension. Particles of suspension are invisible to the naked eye. A suspension is a homogeneous mixture. क्या होगा? ठीक है, तो सस्पेंशन जो होता है वो होता है हेट्रोजेनस। ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब होता है ये कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, तो सस्पेंशन में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से इसको हेट्रोजेनस बोलते हैं, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसी में सस्पेंड हुआ रहता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, बल्क ऑफ द मीडियम मीन्स इट्स कंपोनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। ठीक है, तो जैसे कि मडी वाटर है, एग्जांपल में ले लेंगे अगर हेट्रोजेनस का, मडी वाटर है, उसके बाद सैंड इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेट्रोजेनस मिक्सचर का काम करती हैं या फिर सस्पेंशन का काम करती है। बात करें सॉलिड डिस्पर्स इन गैस को, सॉलिड अगर डिस्पर्स हो रहा है गैस में तो उसको एरिसोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्मोक का एयर में सस्पेंड होना, ठीक है, सस्पेंशन होना, यानी कि स्मोक जो है उसका एयर पार्टिकल्स में घूमना, तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो स्मोक है वो उसमें जो अनबर्न कार्बन गैसेस हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो रह जाते हैं और वो गैस में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिसोल बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द आइडियल गैस लॉ? इनमें से कौन सा है जो कि आइडियल गैस लॉ को डिस्क्राइब करता है? ठीक है, ठीक, तो कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा पी बी बटे टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम लोग जानते हैं पी बी बराबर एन आर टी होता है। ठीक है, नंबर पी बी बराबर एन आर टी, वहाँ पे एन आर टी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आर तो रियल गैस कांस्टेंट होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक है, तो अगर पी बी बाई टी लिखना है हमको, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एन आर। ठीक है, पी बी बाई टी बराबर एन आर, तो ये क्या है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो यही है आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट। बाकी प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, देखिए प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, ये आइडियल गैस तो लॉ नहीं है। ठीक है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, ये कौन सा लॉ है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये कौन सा लॉ है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये सारी बातें गलत हो जाती हैं। ए लाइट ईयर क्या है? ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट जो 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, अगला, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक? लिटमस का कलर क्या होगा जब ये ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा? रेड, येलो, ब्लू, पर्पल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लिटमस का, कभी भी चाहे वो एसिड में हो या बेस में हो, येलो कलर नहीं होता। येलो कलर जो होता है वो होता है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का, या फिर और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसका कलर येलो हो सकता है, बट लिटमस का नहीं होता है। ठीक है, तो बात करें अगर ना ही एसिड है ना ही बेस है तो लिटमस सोल्यूशन का जो कलर होगा वो होगा पर्पल। ठीक है, अब लिटमस का कलर रेड तब होता है जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में होता है।
ठीक है। जब ये एसिडिक सोल्यूशन में होता है तो वो रेड होता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन यानी अल्कलाइन सोल्यूशन में होगा तो वो ब्लू होगा। ठीक है। और लिटमस क्या होता है एक्चुअली, ये मिक्सचर होता है। लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल डाई मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से निकाला जाता है इसको। ठीक है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होकर के क्या बनता है? Fe2O3 SO2 एंड SO3, या फिर Fe2O3 SO2 Fe2O3 Fe2O3 और SO3, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। तो फेरस सल्फेट जो होता है वो होता है आपका FeSO4 7H2, ये होता है फेरस सल्फेट। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, कि जब हम लोग इसको हीट कराते हैं ना तो इसका जो क्रिस्टल फॉर्म होता है पहले वो उसको लूज़ करता है, क्रिस्टल फॉर्म को लूज़ करता है, उसके बाद जाकर के फर्दर हीटिंग पे वो जाके टूटता है। ठीक है। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उसी को वो मैंने टूट रहा है तो याद रखिएगा, सबसे पहले फेरस सल्फेट को अगर हीट कराएंगे तो उसके जो क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर है वो लूज़ करता है सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद फिर हीट कराते रहेंगे हम लोग तो बदलेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड में बदलेगा, फिर SO2 बनेगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है। तो याद रखना है सारी चीज़ें आगे। ठीक है। तो ये तीनों ही गैसेस जो हैं बनेंगे, गैसेस तो नहीं, एक सॉलिड बनेगा Fe2O3 जो है ये सॉलिड है। ठीक है। रेडिश ब्राउन सॉलिड होगा। डिस्कस द फिनोमेना ऑब्जर्व व्हेन ए लाइट colored fabric is worn under direct sunlight as opposed to dark colored fabric. What is the scientific explanation behind the comfort derived from light colored cloth in high temperature? ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है। बोला गया है कि हम लोग जो है लाइट कलर, साइंटिस्ट लोग जो है बोला जाता है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि लाइट कलर कपड़ा पहनना चाहिए सनलाइट में, डार्क कलर को अपोज करते हैं। इसका कारण क्या, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? ठीक है। तो हो जाएगा सिंपल सा, लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द सनलाइट को एंड रिड्यूसिंग हीट एब्सॉर्प्शन। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो सब हीट को और लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए लाइट कलर पहनने को बोलता है, क्योंकि उसमें जो है सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स। तो दो चीज़ें पूछा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, एक कार जो है रेस्ट से फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, रोल्स डाउन टू ए हिल, हिल से उतर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, वो इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1500, 20 सेकंड में 1500 मीटर ट्रेवल कर चुका है, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। उसके बाद उसका फोर्स भी निकालना है, कितना होगा अगर उसका मास 100 kg है तो। ठीक है। तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग के पास क्या क्या है। देखिए, डिस्टेंस है मतलब s है 50 मीटर 500 मीटर सॉरी। उसके बाद टाइम की बात करें 20 सेकंड दिया हुआ है। u इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल स्पीड जो है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं जिससे एक्सेलरेशन हम लोग को मिल सके? ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन्स का जो सेकंड वाला लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड वाला फार्मूला है, s = ut + ½ वहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा 0 पूरा। ठीक है। ½ a की जगह पे, तो a ही निकालना है हम लोग को सबसे पहले तो। उसके बाद जो t है वो 20 हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, a बराबर निकलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास 100 kg दिया हुआ है, और अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल चुका है यहाँ से 2.5 मीटर, तो यह आ जाएगा 2500 न्यूटन। ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई करेंगे इसको। द एटमोसफियर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ द एसिड मेनली HCl, HNO3, HClO4, H2SO4। ठीक है।
तो वेनस का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एक थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना होता है। उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, अब सुनिएगा, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वो वेनस होता है, जबकि वेनस सेकंड नंबर प्लैनेट है सन से दूरी पे। ठीक है, पहला कौन सा है? मरकरी। अब वेनस जो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है उसका कारण क्या है? तो उसमें जो है एक तरह का थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड का बनता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह का ग्रीन हाउसेज गैसेस हैं, जिसकी वजह से जो है जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है। ठीक है, यही चीज़ पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। दीज आर हाईली कोरोसिव लेयर फॉर्म एल्टीट्यूड बिटवीन 40 to 70 किलोमीटर दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सट्रीम ग्रीन हाउस का इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है, वेनस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लगभग उसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा मरकरी, उसके बाद वेनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ सकता कि वेनस को जो है सन के अराउंड में चक्कर लगाने में कितने टाइम लगता है। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ को 365 दिन लगता है, तो उसी तरह से मरकरी को कितना, सॉरी हाँ, मरकरी की बात करें। ठीक है, मरकरी को कितना टाइम लगता है? तो मरकरी को 88 दिन लगता है, यानी 88 डेज लगता है। ठीक है, क्योंकि मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट है सन के, इसलिए टाइम भी कम लगता है। In which case will the lens produce a magnification of exactly 1 when the object is placed at twice of the focal length, when the object is placed at the focal length, when the object is placed between the center of curvature and focal point, when the object is at infinity। बोला गया कि मैग्निफिकेशन कब 1 होगा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता था कि मैग्निफिकेशन कब 1 होगा। ऑप्शंस बदल देते, साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से क्वेश्चंस बदल सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ का रिलेशन पूछा है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है V/U, यानी कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इमेज साइज बटे ऑब्जेक्ट साइज ये होता है। तो इसका वैल्यू 1 का मतलब V/U 1 होगा। ठीक है, अब V/U या 1 का मतलब साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए, तभी हो पाएगा 1। ठीक है, अब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तब 1 होता है जब अगर अब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकता था वो डायरेक्टली। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे घुमाने की कोशिश किया है, वो फोकल लेंथ दिया है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तभी बराबर होता है जब जो है ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ रहता है, या सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 होगा एग्जैक्टली, या फिर मैग्निफिकेशन 1 होगा, या दोनों का वैल्यू बराबर होगा तब जब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, यानी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे हो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क? ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो इसका 2 लेयर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का 2 मेन लेयर होता है, एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर। इनर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, आउटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके अंदर जैसे ही लाइट बीम इंटर करेगा, ठीक है, और उसके बाउंड्री पे हिट करेगा, ठीक है, कोर के बाउंड्री पे जैसे ही हिट करता है, तो क्योंकि अंदर का जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो जो एंगल बन रहा होता है वहाँ पे वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो जो लाइट बीम जो था वो बाहर ही नहीं निकाल पाता है और बाउंस बैक होने लगता है, और जिसकी वजह से दिस कंटिन्यूअस zigzag reflection allows light to travel long distance through a cable which with virtually no loss of signal intensity। ठीक है, तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है ऑप्टिकल फाइबर।
द सब atomic particle that the atom does not have any electric charge is a an electron, proton, neutron या all of options are correct। इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, ठीक है, जिसपे कोई भी चार्ज कैरी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के ऑर्बिट में सराउंड करते रहता है और नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटीन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और उसके पास चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर पूछे न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस की बात करें तो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है उसके इनसाइड में नहीं होता, उसके ऑर्बिट में सराउंड करता है, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल डज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वर्क? ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट कर रहे हैं हम लोग, कौन से प्रिंसिपल पे? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फ्लोइंग वाटर। सुनिएगा, जब हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहते हैं उस टाइम क्या करते हैं हम लोग? डैम वगैरह बनाते हैं। डैम वगैरह में पानी को स्टोर करते हैं। पानी जितना पानी स्टोर होते होते क्या, और पानी को स्टोर कहाँ पे करते हैं? हाइट पे स्टोर करते हैं, ठीक है। हाइट पे स्टोर करेंगे तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। जब उसी पानी को छोड़ा जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की उसका कुछ जो जो वाटर है उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है वहाँ पे कुछ टर्बाइंस लगाए जाते हैं जिसके वो टर्बाइंस रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड जनरेटर अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर से कनेक्ट होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी कि उस पर हाइट पे भी ज़रूरी है कि हाइट पे रखे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब उसको फ्लो करवाए वाटर को तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यही पूछा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, कन्वर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग फ्लोइंग वाटर। The potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draws if the potential difference is changed to 127.5 volt? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी कीजिएगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 60 वोल्ट दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर, ठीक है। तो बोला गया कि उस टाइम करंट कितना होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस चेंज टू 1 to 7 हो जाएगा अगर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा V दिया हुआ है और R दिया हुआ है, सॉरी I दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं। R निकालिए, उस केस में फिर क्या होगा? अब रेजिस्टेंस आ चुका है तो हम लोग सेकंड केस में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 to 7 हो गया। तो अगर I निकालने के लिए बोला है तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा, ठीक है। और V2 जो है हम लोग का वो बोला है 127.5 और R कितना निकाले थे हम लोग? 15 निकाले थे, तो ये हो जाएगा 8.5 एम्पियर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, while burning hydrocarbon fuels if we see a yellow flame with lots of black smoke it means that the fuel is made of saturated hydrocarbons, made of unsaturated hydrocarbons, ठीक है। कर लिया होगा आपने। देखिए, बोला गया कि जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो उसमें अगर येलो फ्लेम देखने को मिलता है विथ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं, ब्लैक कलर का धुआं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो हाइड्रोकार्बन बना है वो सैचुरेटेड बना है या अनसैचुरेटेड से बना है या दोनों से बन सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड, मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड है वो ट्रिपल है, डबल है, ठीक है। अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ठीक है। जिसको जलने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और वो पूरी तरह से जिसको बोलते हैं पूरी तरह से जल नहीं पाता है, उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। अब इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स है वो रह जाते हैं। अब वही पार्टिकल जब हीट अप होकर के जलने लगते हैं तो वो येलो फ्लेम जलता है, येलो फ्लेम में जलता है और बहुत काला जो है धुआं भी देता है,
An object is thrown vertically upward to rises to a height of 10 meter. The velocity with which the object was thrown upward will be. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, वो 10 मीटर हाइट तक जा रहा है। बताइए कि उसका वेलोसिटी क्या था कि वो 10 मीटर हाइट तक ही जा पाया। ठीक है, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो उसको ना ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट बोले तो एस दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं जब फेंक रहे हैं तो। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगा, ठीक है, जो निकालना है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो ऊपर हाइट में पहुंचेगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला है ना, वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ए की जगह माइनस में 9.8 इसलिए देंगे क्योंकि अपवर्ड ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है। ठीक है, और एस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यू बराबर क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू डॉल्फिन्स, बैट एंड porpoise use? Ultrasound, infrasound, both A and B, none of them. ठीक है, तो डॉल्फिन्स है, बैट्स है, पोरपॉइज है, ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होता है। ठीक है, और ये जो जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों के कान के लिए जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है वो है 20 से 20 किलो हर्ज। तो जो ऊपर हो जाता है 20 किलो हर्ज से वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव भी बोल सकते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जैसे डॉल्फिन है, बैट्स है, पोर्पोइजेस है, ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके जो है ये अपने इन्वायरमेंट को नेविगेट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे वो अंधेरे में जो है अपने जो भी सामने में उस चीज़ है उसका साइज, डिस्टेंस और लोकेशन पता कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वल इक्वेशन भी बोलते हैं कि इको की वजह से हम लोग उसका लोकेशन पता कर ले रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए हम लोग बेरियम, पोटेशियम, कॉपर, सोडियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, तो कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, वैसे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है, जिसकी वजह से वो जो है कॉपर का जो वेसल्स है, बर्तन है, वो जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो उसका हीट जो है पूरा कॉपर में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा बर्तन गर्म होता है और जो सामान उस पर चढ़ाए हैं, खाना जो पका रहे हैं, वो आसानी से गर्म भी होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो गलता उलता नहीं है। द अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, लैमस्टोन, रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गेन, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, मेटलर्जी। ठीक है, ओर में जो रॉकी मटेरियल, लाइमस्टोन या सैंड जो मिलता है हम लोग को, जो कि अनवांटेड है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ के तौर पे काम करता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैंग बोलते हैं उसको। ठीक है, बात करें कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन में होता क्या है, एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें जो है ओर को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, लेकिन ऐसा टेम्परेचर नहीं कि वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, और ये कैल्सिनेशन जो हो सकता है वो एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है या लिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं ताकि वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है, ठीक है, उसको हटाया जा सके। समझ में आया? तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन में वॉलेटाइल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए एब्सेंस ऑफ एयर या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हल्का फुल्का होगा, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। ठीक है, लेकिन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये भी याद रखना है। रिफाइनिंग में तो जानते हैं हम लोग, रिफाइनिंग में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी में होता है हम लोग का जो ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है उसी को और अलग अलग तरह का रिफाइनिंग से गुजारते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केन। ठीक है,
ए करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू ए वायर फॉर 30 सेकेंड, द चार्ज ट्रांसफर थ्रू द वायर इज। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे हम लोग पिछले सेट्स में भी बात किए थे, Q इक्वल टू IT होता है। ठीक है, चार्ज जो होता है वो करंट इनटू टाइम के बराबर होता है, लेकिन यूनिट भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो यूनिट जो होता है टाइम का वो सेकंड होता है, और I का एम्पियर होता है, चार्ज का कूलम होता है। ठीक है, तो यूनिट भी ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो इसका आंसर अगर निकालना चाहे तो हम लोग कैसे निकाल देंगे कि I इक्वल टू Q/T निकल जाएगा। ठीक है, तो कि I का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रो, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶, और Q का वैल्यू Q लिखेंगे चार्ज, क्योंकि चार्ज निकालना है हम लोग को, चार्ज ट्रांसफ़र, और T का वैल्यू 30 सेकेंड्स, यानी कि इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो 30 सेकेंड ही रहेगा। तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो 20 इंटू 10⁻⁶ इंटू 30 हो जाएगा, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 2 2 0 है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बर्निंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ग्राइंडिंग वुड इनटू सॉडस्ट इज ए फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो बर्निंग ऑफ वुड जो है माने लकड़ी का जलना, एक तो केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल चेंज के साथ साथ इरिवर्सिबल चेंज भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही था कि इरिवर्सिबल, लेकिन फिजिकल की जगह केमिकल होता तो सही होता। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करना क्या है, एक फिजिकल चेंज है, और फिजिकल चेंज के साथ साथ रिवर्सिबल भी चेंज है। उसको वापस से हम लोग, है ना, वापस से भाप से फिर स्टेम से फिर वापस से फिर उसको पानी बना सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि इसका शेप चेंज हो रहा है, से बोले तो स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ स्टेट ही चेंज हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, जबकि बर्निंग ऑफ वुड में नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ वुड इनटू सोडस, मतलब वुड को ग्राइंड करके सोडस बना रहा है, जो लकड़ी का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है उसमें बदल रहा है। तो एक फिजिकल और इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ C होगा। फ्रॉम विच डायरेक्शन डू द मैग्नेटिक लाइंस इमर्ज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सेंटर या फिर टॉप? मैग्नेटिक लाइंस जो है वो कहाँ से इमर्ज करता है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल से। ठीक है, नॉर्थ पोल से इमर्ज करता है और साउथ पोल में इंटर करता है। ठीक है, लेकिन अंदर की बात करें अगर, तो अंदर में लूप बनाने के लिए वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है आपको। आउटसाइड में जो है ओरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल से और ट्रेवल करता है साउथ पोल में, लेकिन उसी चीज़ को अगर बोले अंदर में, तो अंदर में जो है ये लूप बनाने के लिए साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट लुईस एसिड, इनमें से कौन सा है जो कि लुईस एसिड नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, तो लुईस एसिड नहीं है, लुईस बेस होगा। ठीक है, तो लुईस बेस खोजना है हम लोग को। तो लुईस बेस जानने से पहले हम लोग को लुईस, यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों जानना जरूरी है, तभी कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा NH3। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं कि लुईस बेस क्या होता है। जो लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस बेस को किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक है, लुईस बेस मतलब डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। लुईस एसिड मतलब एक्सेप्ट करना। तो याद रखेंगे एसिड से एक्सेप्ट, बेस से डोनर। ठीक है, एसिड से एक्सेप्ट याद रख लीजिएगा तो बेस से डोनर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखिए अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दे रहा है, लेकिन 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 2 जब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किसका काम करेगा? ठीक है, 2 दे देगा। ठीक है, तो यही चीज बोले, बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इट्स पोजेस ए लोन पेयर। ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, फिर भी उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बचा हुआ है, तो इट्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर का मतलब क्या होगा, बेस। एक्सेप्टर होता तो एसिड होता। ठीक है, तो ये हो गया। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, NH3 था यानी अमोनिया था। ठीक है, उसमें तो यही हमारा लुईस बेस आ जाएगा। बाकी देख सकते हैं AlCl3 के पास बात करें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इट हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, उसको 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
चाहिए तो एक्सेप्टर होगा तो लुईस एसिड हो जाएगा। उसी तरह से BF3 के इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 का कमी है तो ये भी लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑल ऑफ द अबव। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन पहले नहीं था उसमें ऐड हो गया ऑक्सीडेशन। या फिर ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अब हट गया है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है हमारा। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसी में हम लोग ये तीनों चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर उल्टा की बात करें, रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन में हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल कौन से, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा दो हीलियम जो है, हीलियम के बराबर जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो हीलियम का नीचे वाला जो है वो होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला जो होता है वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो निकलता है वो किसके बराबर होता है? तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल करके होते हैं, इसलिए वहाँ पे 4 है। और प्रोटॉन की बात करें तो वो सिर्फ 2 ही है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं ना। इन द रियर व्यू मिरर ऑफ कार पीपल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लेनो, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या फिर बाई कन्वेक्स मिरर लेंस। रियर व्यू मिरर जिससे हम लोग गाड़ी से हम लोग जो पीछे दिखता है हम लोग को, वो किस तरह का मिरर होता है? ठीक है, तो वो होता है कन्वेक्स मिरर। हम लोग देख भी सकते हैं कन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है? इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, और साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी बनाता है, जिससे हम लोग का जो मिरर है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है एक साथ आ सकें। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मिरर जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो है व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं आपको, बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इमेज जो बनाता है वो डिमिनिज बनाता है, इरेक्ट बनाता है। ठीक है, और और बहुत बड़ा वाइड एरिया जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो ये किस तरह का मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। The specific latent heat of fusion of ethyl alcohol is 100 joule gram inverse या per gram. Find the heat absorbed by 2.25 gram of ethyl alcohol when it melts at its melting point of 114 degree Celsius. 225, 45, 100 या 311। तो पूछा गया कि लेटेंट हीट अगर इतना दिया हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब कितना होगा बाई 2, मैंने वेट मास दिया हुआ है 2.25 ग्राम का अगर इथाइल अल्कोहल है तो वो कितना जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका हम लोग सिंपल सा जानते हैं क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो होगा ml माने मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो आसानी से मास दिया हुआ है और आपका मास तो 2.5 है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कितना है 100 दिया हुआ है, इसलिए 225 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ब्रिक वॉल हैविंग ए थिकनेस ऑफ 24 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हैज़ इनर सरफेस टेम्परेचर यानी कि T1 दिया हुआ है, आउटर टेम्परेचर 5 दिया हुआ है। ठीक है, T1 T2 दिया हुआ है। द रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू पर स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल। ठीक है, मतलब एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर और हीट लॉस पूछा है। थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, 0.15 जूल। तो बोला गया कि हीट लॉस जो है पर मीटर स्क्वायर यानी पर यूनिट एरिया के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, हम लोग का जो फोरियर्स लॉ है,
ठीक है, फोरियर लो है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है K इंटू ए, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू आउटर टेम्परेचर माइनस इनर इनर सरफेस टेम्परेचर माइनस आउटर सरफेस टेम्परेचर डिवाइडेड बटे एल। एल क्या है? थिकनेस ऑफ द वॉल जो बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर के पर एरिया की बात करें तो पर यूनिट की बात की है, पर स्क्वायर मीटर की बात की है। ठीक है, तो इसको 1 पुट कर देना है, बाकी सब कुछ जो दिया हुआ है। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर बात करें यूनिट की तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को मीटर में। ठीक है, तो 0.24 आ जाएगा, बाकी सब कुछ मैंने सिंपली पुट कर दिया है, तो ये हो जाएगा। यही चीज पूछा था, रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 12.5 जूल पर सेकंड। इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, पूरा सब कुछ तो दिया हुआ ही है। ठीक है, ठीक है, तो फोरियर लॉ का बहुत बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखना है K इंटू ए, यानी थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इनर टेम्परेचर माइनस आउटर टेम्परेचर डिवाइडेड बटे थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट केमिकल रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट द चोर अल्कली प्रोसेस। चोर अल्कली प्रोसेस में ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको इंडिकेट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला वाला होगा 2NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर मिल करके हम लोग को बनेगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चोर अल्कली का मतलब, चोर का मतलब क्या होता है? क्लोरीन गैस, और अल्कली का मतलब होता है, अल्कली तो बेस होता है, वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, तो बनेगा हमारा क्या? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके बाद क्लोरीन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला प्रोसेस है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स करता है वाटर के साथ, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो याद भी रखना है, वैसे भी चोर कली अल्कली आ जाएगा तो मतलब ये क्लोरीन है। ठीक है, और अल्कली का मतलब हो गया बेस, बेस बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शंस में देखिएगा, जैसे बोले बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा भी याद है ना तो आप कर लेंगे। ठीक है, और Cl की बात करें, चोर की बात करें तो क्लोरीन हो जाएगा। The chemical reaction that carries hydrogenation of vegetable oil in the presence of Ni catalyst is called addition reaction, rearrangement reaction, elimination reaction, combustion reaction। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से ऐसा कौन सा मैंने बोला गया कि इनमें से द केमिकल रिएक्शन दैट कैरीज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ Ni कैटलिस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो है Ni कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है? रिएक्शन स्पीड करने के लिए। ठीक है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो है ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है। एडिशन क्यों है सुनिएगा, हाइड्रोजन रिएक्शन में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, वो टूटता है। टूट करके क्या बनता है? सेचुरेटेड में आ जाता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, और उसके साथ जो है आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो हाइड्रोजन की कमी थी, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आ गया उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि प्रॉपर बैलेंस बनाओ, स्टेबिलिटी बने रही, तब जाके हम लोग का बनता है घी, वनस्पति घी जो बोलते हैं हम लोग, वही प्रोसेस है हमारा। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से हम लोग को, वेजिटेबल ऑयल का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो बनेगा वनस्पति घी। ठीक है, तो ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन है। Which instrument can be used to give the direction of magnetic field lines at any given point? Solenoid, generator, magnetic compass या इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर डायरेक्शन पता करना है तो वो होता है मैग्नेटिक कंपास के द्वारा, ठीक है। और बात करें सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड जो होता है टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है सोलेनॉइड, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसमें किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशंस में कन्वर्ट करता है थ्रू मैग्नेटिक फोर्स। Analyze the environment implication of copper sulfate using in electroplating and purpose after alternative or mitigation strategies, ठीक है। तो ये कॉपर से रिलेटेड जो है कॉपर सल्फेट का हम लोग इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस कैसे लगाएं, कैसे करें, और उसके बाद बोला गया कि इसका मिटिगेशन यानी कि इसको जो है कम कैसे किया जाए, इसका जो यूज़ है प्रॉपर तरीके से कैसे हो कि वो किसी तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वही सही होगा, कॉपर सल्फेट इज ए टॉक्सिक, सही बोला। कॉपर सल्फेट जो होता है वो टॉक्सिक होता है, रिक्वायरिंग केयरफुल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड पॉसिबल रिप्लेसमेंट विथ लेस हार्मफुल केमिकल्स। तो बोला गया कि उसको रिप्लेस करना चाहिए हम लोग को जो केमिकल्स लेस हार्मफुल है उनको लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है कॉपर सल्फेट जो होता है वो हेमी मेटल कंपाउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, यानी कि पानी वाला जो इकोसिस्टम उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए उसको लोकल वाटर सिस्टम में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसको कुछ ना कुछ उसका रिप्लेसमेंट हम लोग को सोचना चाहिए, ठीक है, जो जिसका इफेक्ट जो है बहुत कम हो, केमिकल इफेक्ट जो है कम हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वही होता है हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, सिंपल पेंडुलम मोशन, बॉल बाउंसिंग ऑन फ्लोर, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हो जाएगा सिंपल पेंडुलम मोशन, ठीक है। सिंपली यहाँ अगर पेंडुलम मोशन भी लिखा हो रहा था तो आप मार देते, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल होता है पेंडुलम। Consider the following statement on sound wave. Sound wave are longitudinal in nature. The speed of sound in distilled water is more than the speed of sound in seawater. Which of the following correct? ठीक है। तो साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साउंड वेव किस तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा चलिए, साउंड वेव अगर लॉन्गिट्यूडनल है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देना है कमेंट सेक्शन में कि लाइट वेव किस तरह का वेव है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होता है सी वाटर के मुकाबले। तो ये स्टेटमेंट गलत होता है, सी वाटर में ज़्यादा ये होता है, ठीक है, स्पीड होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये था कि साउंड वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दूसरा ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है नहीं, सिर्फ वाटर ही वाटर है, ठीक है। जबकि बात करें सी वाटर की, तो सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है सी वाटर का, यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। भले ही सैलिनिटी होने की वजह से, यानी कि नमक के कारण जो है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। डेंसिटी की वजह से जो है वेव जो है स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन क्योंकि इलास्टिसिटी का ज़्यादा प्रभाव है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है साउंड ज़्यादा प्रोपोगेट करता है,
ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, साउंड सैलिनिटी की वजह से, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है फ्लूइड का तो साउंड ज़्यादा, साउंड वेव जो है वो ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन बल्क मॉडुलस ज़्यादा होने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो जो है ट्रेवल करता है ज़्यादा। ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेज द डॉट डॉट डिपेंड ऑन द, तो इसका आंसर एक बार देख लीजिए फिर से, है ना। तो पहला वाला सही था, दूसरा वाला गलत था। फ्रिक्शन अपोजेज द डॉट डॉट डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट एंड कैन बी रिड्यूस, क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रिक्शन जो है अपोज करता है मूवमेंट को, डिपेंड करता है रफनेस पे, या मटेरियल का जो रफनेस है, सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है, और रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑयल या ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। Why does the paper cup containing water not catch fire when heated with a candle placed below it? Paper is non-combustible. Paper does not reach ignition temperature. Water has low specific heat. Paper has high specific heat. तो बोला गया कि जब हम लोग पेपर में पानी भर के, पेपर कप में अगर पानी भर लें, उसको जलाने का कोशिश करें, तो पेपर में देखिएगा आग नहीं लगता है। क्यों ऐसा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर डज नॉट रीच इग्निशन टेम्परेचर। मतलब सिंपल सा पेपर को आप अगर जलाते हैं तो वो जल जाता है, लेकिन उसमें अगर पानी भर दें, पेपर कप वाले में पानी भरेंगे तो वो जलेगा नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर में तक पहुंच ही नहीं पाता है, जो जलने वाला टेम्परेचर है उस तक पहुंच नहीं पाता है होने का। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे ही हम लोग पानी भर लेते हैं उसमें, तो जितना ज़्यादा हम लोग गर्म करने की कोशिश करते हैं कप को, कप जो है हीट को ट्रांसफ़र कर देता है पानी को। तो पानी जो है वो पानी का, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो जो हीट है वो हीट को एब्जॉर्ब करते रहता है, जिसकी वजह से वो जो है, जो पेपर है वो जलता नहीं है, क्योंकि उसमें जितना भी हीट दे रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है पानी में, और पानी उस हीट को ऑब्जर्व कर ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि वो क्या बोलते हैं और वहाँ पे इग्निशन पॉइंट तक उसका टेम्परेचर पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक है। In human, the sound produced by the dot dot or the larynx to dot dot are stretched across the voice box in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो क्या होगा? ह्यूमन के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स को ही क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और वॉइस बॉक्स में दो क्या होते हैं? डॉट डॉट आर स्ट्रेच। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स में दो वोकल कोड्स होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स को ही लिरिंग्स भी बोलते हैं, और वहाँ पे दो वोकल कोड्स होते हैं जो इलास्टिक बैंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी posed by an object of mass m and moving with uniform velocity v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मास m दिया हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है, वेलोसिटी v दिया हुआ है, क्या होगा? तो होगा जाएगा एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लिया गया है। द फॉर्मूला ऑफ जूल्स फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट डॉट। ठीक है, जूल्स का जो हीटिंग इफेक्ट वाला फॉर्मूला है, हम लोग इसी सेट में ही डिस्कस किए हैं थोड़ी देर पहले, कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम पीरियड है, तो हम लोग एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी होता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट इन मैग्नेटिक मटेरियल? निकल, आयरन, कोबाल्ट, वुड। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अटैच हो जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मैग्नेट रखे हैं और उसके बगल में अगर निकल, आयरन, कोबाल्ट रखे हैं तो वो उससे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वुड रखिएगा, लकड़ी रखिएगा मैग्नेटिक, इसके मैग्नेट के बगल में अगर लकड़ी रखिएगा, क्या उससे अटैच होगा? नहीं होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, उसमें से निकल, आयरन, कोबाल्ट तीनों ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का अगर एग्जाम्पल पूछे तो निकल, आयरन, कोबाल्ट होता है। ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वुड नहीं होगा। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज वेयर एज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज। ठीक है, बोला गया है कि एक्सोथर्मिक में हीट क्या होता है और इंडोथर्मिक में क्या होता है।
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सो मतलब होता है आउट, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर। तो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगा यानी कि रिलीज होगा, और इंडोथर्मिक में हम लोग को हीट देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। इंडो मतलब इन अंदर की तरफ, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इंडो एक्सो मतलब हीट रिलीज होगा, हीट इज रिलीज्ड, वेयर इंडोथर्मिक हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो एक्सो का मतलब हो गया एग्जिट या आउटसाइड, और इंडो का मतलब हो गया इनसाइड और विद इन। तो इंडो में देना पड़ेगा, देंगे तो मतलब हीट दे रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं वो एब्जॉर्ब करेगा, जबकि एक्सो में क्या करेगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हम लोग का कंप्लीट होता है, ये हमारा सेट 4 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट रहा है आपको लगता है तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और ये सारे आगे आगे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लेलिस्ट जेई के लिए देख सकते हैं आप, ठीक है, जेई के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।